नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों बहुत भरे मन से एक बात कहना चाहते हैं। हमारे ही इसी चैनल पर गिरीश बिल्लोरे जी से हमने बाल भवन के मुद्दे पे बात की थी। बहुत ही योग्य, बहुत ही रचनात्मक सोच वाले वो व्यक्ति अचानक हम सब से दूर चले गए। हमारे साथ हैं शिप्रा सुल्लेरे जी, जो कि संगीत अनुदेशक हैं बाल भवन में। हम आपका स्वागत करते हैं। और ये घड़ी एक ऐसी है जिसमें कि हम बात करना चाहते हैं कि गिरीश बिल्लोरे में बहुत सारी खूबियां थी। वो एक अच्छे कवि, साहित्यकार और एक अच्छे वक्ता भी थे, कहानीकार भी थे। आपने उनके साथ एक लंबा समय बिताया है। क्या लगता है कि गिरीश भाई के भीतर जो कुछ ऊर्जा थी वो कैसी ऊर्जा थी? जी, गिरीश बिल्लोरे जी बाल भवन के संचालक 2014 में उन्होंने पद ग्रहण किया। जब वो आए तो उनके लिए भी बाल भवन एकदम बिल्कुल ऐसा था कि एक अधिकारी के तौर पर वो वहाँ पर आए थे। वो खुद भी ये हम लोगों से चाहे जब शेयर करते थे कि एक अधिकारी के रूप में आए थे, प्रबंधन के हिसाब से वो अपना माइंड सेट करके आए थे। लेकिन जब वो वहाँ की गतिविधियों में, जब वहाँ के बच्चों से, क्योंकि बाल भवन जो है ज़्यादातर स्लम एरिया के बच्चे वहाँ पे सीखे, इतने गरीब बच्चे हैं, लेकिन उनमें प्रतिभा होती है और उनमें रचनात्मकता को बढ़ाना। तो उन्होंने जब वहाँ के वातावरण को, वहाँ का जब कार्यशैली, तो उनको एक लगा कि नहीं, ये तो बड़ा ही, ये इतना अच्छा कार्य है, समाज के लिए एक दिशा देने का काम है, बच्चों के भविष्य जोड़ा है, और ये इतना एक बोलना चाहिए कि लूप लाइन में क्यों पड़ा हुआ है, इसमें उतना क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने आते से ही उसके प्रचार प्रसार के लिए इतना कुछ करना, उनकी जो सोच थी वो समय से आगे चलती थी। तो कई बार हम लोगों को भी, हम लोग जो सहकर्मी उनके, हमको लगता था कि सर इतना जो कर रहे हैं कि इसको इस तरह से करते वो उस तरह, लेकिन उसका क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। लेकिन आज समझ में आता है कि नहीं, उन्होंने जो इतने साल पहले सोच लिया था कि किस तरह से काम करने से और इसको क्या दिशा मिलेगी, आते से ही उन्होंने बच्चों के विकास के लिए नए नए तरीके से पूरा प्लानिंग उन्होंने शुरू कर दिया कि किस बच्चे को किस तरह से हम हाईलाइट करें, यहाँ की प्रतिभाओं को कैसे उभारें, हम लोग का प्रशिक्षण का फॉर्मेट क्या होना चाहिए ताकि बच्चों को रोजगार भी मिले, केवल खेल कूद या केवल हॉबी तक सीमित ना रह जाए। उसके साथ ही व्यक्तित्व विकास पे भी उन्होंने बहुत काम किया। वो खुद एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे। बच्चों के लिए उन्होंने सोचा कि बच्चों को हम लोग मौलिक चीज़ों से जोड़ें, संगीत के क्षेत्र में हम लोग कला के माध्यम से बच्चों में संस्कार रोपित करें, अपने देश के बारे में पता चले, संस्कृति के बारे में पता चले। तो हम लोगों को ये हमेशा बोलते थे कि आप अपने प्रशिक्षण में इस तरह से शामिल कीजिए चीज़ों को कि बच्चे हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़े, उनको जो इतना जो भटकाव है, जो आज इतना तरह तरह की चीज़ें उनके सामने है, उससे वो परिचय हटे, उनका ध्यान हटे और उनका एक व्यक्तित्व विकास हो। तो उन्होंने बहुत इसमें नई तरह का एक नवाचार भी लेकर आए और बहुत बच्चों को उन्होंने उभारा, उनकी प्रतिभाओं को। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से बाल भवन की गतिविधियां जो आती जाएं, इसका वो हर दिन प्रयास करते थे, सोचते रहते थे, हम लोगों से डिस्कस करते थे। कुछ बच्चे जो है उनके जो वो मध्य प्रदेश और देश स्तर पर भी गए। जी, यही उनकी खास बात थी कि वो हम लोगों से पूछते थे कि कौन सा बच्चा है क्लास में किस तरह का कर रहा है और सभी बच्चे मुझसे मिलना चाहिए। वो हम लोगों से बोलते थे कि मेरे पास सभी बच्चे मेरे कैबिन में आना चाहिए और मैं खुद देखूंगा कि उनमें क्या है। वो उनसे बच्चों से जुड़ते थे, बहुत लाड़ करते थे। कभी उन्होंने ये प्रदर्शित ही नहीं किया कि वो एक अधिकारी के रूप में है, हमेशा एक परिवार के उसमें रहे हैं वो। और इस तरह से बच्चों को लाड़ भी दिया उन्होंने, प्यार भी दिया। और इशिता विश्वकर्मा एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, वो ब्रांड एम्बेसडर का, जो कि पहले उसके पहले कभी था ही नहीं। और हम लोग सब भी सोचे ये क्या है। तो सर की सोच ये होती थी कि सरकारी पैटर्न में काम नहीं करना है, हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के हिसाब से और नए तरह से मॉडर्न स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए। तो उन्होंने इशिता को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लाडो अभियान, जो कि बाल विवाह रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन का एक अभियान रहा है। उसमें उन्होंने उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसमें कुछ गीत, उसके लिए उन्होंने एक एल्बम तैयार किया। मेरे लिए भी नया था कि प्रचार के लिए गीतों को कंपोज करना, बच्चों से गीत लिखवाया, कुछ गीत उन्होंने खुद लिखे, बाल भवन के बच्चों से ही उसमें गवाया, मैंने उसमें संगीत दिया और इस तरह से वो एक एल्बम बना।
और इशिता को इतना उससे सपोर्ट मिला है कि वो पूरे पहले तो मध्य प्रदेश स्तर पे, फिर उसका इतना प्रचार हुआ कि आज तो वह बहुत ऊंचाई पर भी पहुंच गई है। नहीं, इशिता तो खैर नो डाउट छोटी लता उसको बोलते ही हैं जी। और गिरीश भाई ने बहुत सारे क्षेत्र पे काम किया जी। कहानी लेखन भी की। जी जी जी। साहित्य का हर पन्ना कहीं ना कहीं गिरीश भाई ने छुआ। कविता भी लिखते थे और इसके बीच में अभी उन्होंने अपना पॉडकास्ट भी शुरू किया था जी। और संवाद करने की उनकी जो कला थी वो एक अपने तरह की थी। कभी कोई ऐसी घटना आपको याद आती है जो कि कभी ना भूली जा सके? देखिए, बात वही है कि वो बहुत भावुक थे। मैंने उनका वो सारे रूप देखे हैं। जब बात होती थी कि बच्चों से संबंधित बात है, जब तक एक एक बच्चा अपने घर ना पहुंच जाए, कार्यक्रम में ले जाना है तो उसको कैसे लाना है, उसमें खाने की व्यवस्था हुई अपने पैसों से। देखिए, सरकारी तंत्र में बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि उतनी लिबर्टी नहीं भी होती, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो बच्चों के लिए हद पार करके अपनी तरफ से चीजों को करते थे। उनकी व्यवस्था, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, उनका दुख उनसे देखा नहीं जाता था। किस बच्चे के पास किसी चीज का अभाव है तो वो अपनी तरफ से उसको देना, तो ये मैंने उनके व्यक्तित्व में देखा। बड़े भावुक हो जाते थे और अधिकतर डिस्कस करते थे कि क्या करें उसके लिए। किसी की पढ़ाई से संबंधित है, किसी का कुछ है, तो उसमें वो बिल्कुल आगे बढ़कर उसका साथ देते थे। करियर के लिए उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ कैसे अपने कॉन्टेक्ट्स यूज़ करके किस बच्चे को कहाँ जुड़ जाए, कहाँ उसका लाभ हो जाए, बस इसी में वो हमेशा लगे रहते थे। ये उनके बहुत ही अनोखे, उनमें मैंने ये चीज़ देखी है। एक अधिकारी के रूप में ना होके वो बच्चों को अपने बच्चों से ज़्यादा महत्व देते थे। दोस्तों, बात सही है। व्यक्ति के जाने के बाद उसके जो किए गए कार्य हैं वो एक पूंजी हो जाती है, एक विरासत के तौर पे इस्तेमाल भी होती है। कि गिरीश भाई ने जो काम किया, गिरीश बिल्लोरे मुकुल, हमारा उनका जो संबंध था लगभग 4 दशक का था। कहानी लेखन से शुरू हुआ था। कहानी मंच में वो कहानी की समीक्षा भी करते थे, गीत और उस पर भी हम लोगों की बात होती थी, कविताओं पे होती थी। चुनाव के समय में वो वहाँ पर उनकी ड्यूटी होती थी, अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों पर उनकी नज़र होती थी और एक बहुत अच्छा तालमेल उनका था मीडिया के साथ, अखबार के तमाम पत्रकारों के साथ। और आज गिरीश भाई का जाना निस्संदेह एक बहुत बड़ी कमी है। शिप्रा जी, गिरीश भाई को लेके जो कमी महसूस होती है उसको शब्दों में किस तरह व्यक्त कर पाएंगे हम? देखिए, हम सभी के लिए तो बहुत ही ऐसी घटना थी कि हम लोग को आज भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उनका दिन भर में कितने बार फ़ोन आके हर एक की चिंता, हर एक की उनकी फ़िक्र रहती थी। तो अब वो लग रहा है कि वो फ़ोन नहीं बज रहा है, उनके मैसेज नहीं आ रहे हैं, इंटरव्यू लेना है बच्चों का, किस बच्चे को हमको आगे ले जाना, तो ये बड़ा ही हम लोगों को लग रहा है। दूसरा, उनकी बहुत प्लानिंग थी आगे प्रशिक्षण को लेके कि रिटायरमेंट के बाद मैं बहुत कुछ करूँगा, और उस दिशा में हम लोगों की चल भी रही थी। बहुत लोगों से उनकी प्लानिंग भी चल रही थी कि कैसा एक एकेडमी के रूप में और किस तरह से बच्चों को रोजगार मुखी प्रशिक्षण दिया जाए, किस तरह से कला और संस्कृति को बचाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये उनका एक बहुत बड़ा सपना भी था और ईश्वर ने चाहा तो ये सपना बहुत जल्दी पूरा भी होगा। निश्चित है, गिरीश भाई का जो सपना है वो कहीं ना कहीं हम सब के भीतर है और वो पूरा भी होगा। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। शिप्रा जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।